नमस्ते दोस्तों। चलिए बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू करते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ये प्रक्रिया ब्रिटिश के टाइम पे शुरू हो गई थी कि जब 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर साइन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट दिया कि वो इंडिया में जाके अपना फैक्ट्रीज खोले और वहां पे ट्रेड करे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्टिंग में मोनोपोली दिया गया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, अलग अलग जगह पे जैसे सूरत हो गया और अलग अलग जगह पे अपने फैक्ट्रीज की स्थापना किया और यहाँ के इंडियन की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसमें भाग लेने लगे। जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे कार्नाटिक वॉर वगैरह, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह, वो सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं। तो ब्रिटिश जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपना रूल फैलाने लगे। 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल गया ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी राइट से ही होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, ये रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस का राइट है। तो इन्होंने ये 1765 में दीवानी राइट्स मिला शाह आलम से, तो इन्होंने फिर टू इंडियंस को अपॉइंट किया ताकि ये अपना दीवानी कलेक्शन के लिए, अपना रेवेन्यू राइट्स के लिए, मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, राजा शितब राय बिहार के लिए। जो ये चल रहा था इनका 1765-1772 तक ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम चला था। मतलब यहाँ पे ये था कंपनी और जो ये लोकल रूलर थे अलग। कंपनीज का ये था कि उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उनका सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन राइट था और उस रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा जो लोकल गवर्नमेंट थे या फिर जो शाह आलम था और जो नवाब बंगाल वगैरह था उनको दें ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सके। तो उसको ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बोला जा रहा था। तो कंपनी हैड अथॉरिटी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं और इंडियन रिप्रेजेंटेशन हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो अथॉरिटी, उनका अथॉरिटी थी ही नहीं कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। अब यहाँ से आता है कि जब कंपनी ने अपना पूरा पकड़ जमा लिया बंगाल में, तब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे लोकल में इंटरनल करप्शन चालू हुआ। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट अपना यूके में, वो डिमांड करने लगी कि आप प्रॉफिट इतना दिखा रहे हो, क्या चल रहा है, कंपनी में इंटरनल करप्शन चल रहा है। तो कंपनी में जो इंटरनल करप्शन था, तो उस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये लॉन्च किया। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये लॉन्च करने का कारण यही था कि जो कंपनी से वहां पे इंटरनल करप्शन चल रहे थे, जो वहां के जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जब अपने ट्रेड वगैरह छोड़ के अलग अलग चीजों में ध्यान देने लगे थे, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन अफेयर्स to control and regulate the affairs of East India Company। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ फीचर देख लेते हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो पहले गवर्नर जनरल माना जाता था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और जो पहला गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग था। अब जो बॉम्बे और मद्रास गवर्नर थे ना, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट्स बना गए, मतलब उनको उनके नीचे काम कर उनके ऑर्डर्स मानने पड़े थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता भी 1774 में हुआ। लेकिन जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि अच्छे से, मतलब जो गवर्नर जनरल जो काम कर रहे थे उसके काम करने में रुकावट आ रही थी। तो इसके लिए उन्होंने ये अमेंडमेंट एक्ट 1781 लाए। रेगुलेटिंग एक्ट में ही कुछ अलग चेंजेस लाए, इसको सेटलमेंट एक्ट भी बोला जा रहा था। अब इसमें चेंजेस क्या था? टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फीचर्स। ये अमेंडमेंट एक्ट 1781 का एग्जेम्प्टिंग गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर ये अपने स्पेशल कैपेसिटी में, अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ ऐसे चेंजेस या हार्श डिसीजन लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन उसके ऊपर नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट बना था यहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट ये बना था कलकत्ता 1771, इनकी जो फर्स्ट जो थी वो थी एलिजा इन्फे। एलिजा इन्फे वाज द चीफ जस्टिस बनी थी। तो यही वाला इनका जुरिसडिक्शन इनके ऊपर, गवर्नर जनरल के ऊपर नहीं चलता अगर वो अपने स्पेशल कैपेसिटी में कुछ हार्श डिसीजन ले लेते तो। और ये वाला सर्वेंट्स के लिए भी होता था। जो कंपनी के सर्वेंट्स, अगर उन्होंने भी इंडियंस के प्रति कुछ हार्श डिसीजन लिए तो उनके ऊपर जुरिसडिक्शन लागू नहीं हो रहे थे। इसमें एक्सक्लूड रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट टू हैव जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेड, जितने भी कलकत्ता में जितने भी पीपल थे वो ब्रिटिश ब्रिटिश के हाई लोग कहलाने लगे, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो भी नियम या लॉ वगैरह वो ये लागू होने लगे। फिर ब्रिटिश ने इंटरनल अफेयर्स में अपना ये हर रोल निभाने लगे, वो हिंदूज को और मुस्लिम को अलग अलग लॉ से उनको ट्राई करने लगे कि अगर तुमको ये गलत कर रहे हो, सिविल हो या क्रिमिनल, तुम्हें तुम्हारे लॉ के हिसाब से, तुम्हारे धर्म के हिसाब से तुम्हें सजा दी जाएगी। तो हिंदूज वर टू बी ट्राइड एज पर हिंदू लॉ एंड मुस्लिम एज पर मोहम्मद लॉ। ये अपना अमेंडमेंट एक्ट 1781 में ही आ गया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आया था अपना 1784 में समथिंग अराउंड। पिट्स इंडिया एक्ट की खासियत है कि कंपनीज का जो टेरिटरी था वो ब्रिटिश पोजीशन कहलाने लगे। कंपनीज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी टेरिटरी कंट्रोल किए थे या फिर जो युद्ध करके जीते थे, फ्रांस से लिया था, पोर्टुगल से लिया था या फिर लोकल कैनेटिक वॉर से ये लिया था, वो अब ब्रिटिश पोजीशन कहलाने लगे। पिट्स इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर। ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट थी अपना ये यूके में, उसे सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। डिस्टिंग्विश कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट में ये भी था कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये रूल करने लगे और जो पॉलिटिकल अफेयर्स था उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे हेड माना जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थोड़े ऊपर पोजीशन रखते थे क्योंकि वो पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करते थे कि जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है या फिर किसी का डेजिग्नेशन वगैरह, ये सब यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये करते थे। और इनका ऑपरेशन सिविल और मिलिट्री के ऊपर भी जाता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्ट 1786, रेगुलेटिंग एक्ट 1786। यहाँ पे कॉर्नवालिस को बनाया गया ऐसा गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कॉर्नवालिस वही था जो अपने अमेरिकन इंडिपेंडेंस में ये ब्रिटिश के साथ ये करे। जब अमेरिकन को इंडिपेंडेंस मिल गया था 1784 में इनको इंडिपेंडेंस मिल गया था फ्रॉम यूके, जो अपना ब्रिटिश था उससे अमेरिका ये आजाद हो गया था। तो वहां पे कॉर्नवालिस जो था वो हार गया था। अब कॉर्नवालिस का ट्रांसफर करा दिया गया इंडिया। अब इंडिया में कॉर्नवालिस जब आया तो बोला कि मैंने इतने बड़े पोजीशन हैंडल किए तो मुझे थोड़ा और कुछ ज्यादा यहाँ पे पावर चाहिए। तो ही डिमांडेड पावर टू ओवरराइड द काउंसिल डिसीजन एंड कमांडर इन चीफ भी बनना चाहता है कि कमांडर इन चीफ का भी जो डिसीजन हो वो कॉर्नवालिस के पास ही हो। अब यही वाला जो ये पावर दिया गया कॉर्नवालिस को, यही चार्टर एक्ट 1793 में जो आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे उन सबको दे दिया गया। अभी चार्टर एक्ट 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 ईयर के लिए एक्स्ट्रा मोनोपोली दे दी, क्योंकि जो इनका मोनोपोली स्टार्ट हुआ था 1773 से इनका मोनोपोली स्टार्ट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो हर 20 साल में बढ़ाते गए। 1773 में बढ़ाया, फिर 1793 में बढ़ाया 20 इयर्स के लिए, हाँ फिर 1813 में भी 20 इयर्स के लिए बढ़ाया, 20 इयर्स के लिए बढ़ाया। ये हर 20 साल में इनका जो मोनोपोली था वो बढ़ते जा रहा था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनीज के जो मेंबर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं उनका पार्लियामेंट में पकड़ था कि हमारा जो मोनोपोली वो टाइम टू टाइम बढ़ता रहना चाहिए। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1830। चार्टर एक्ट 1830 बहुत क्रूशियल है, क्योंकि चार्टर एक्ट 1830 में ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए हैं जो कि अपने इंडिया में बहुत ज्यादा गहरा असर किया है। फॉर एग्जांपल देखते हैं 1830 चार्टर में ही क्रिश्चियन मिशनरी आना शुरू किया था। ब्रिटिश ने क्रिश्चियन मिशनरीज को फंड करना शुरू कर दिया था कि हम आपको पैसे देते हैं, आप इंडिया में आइए और यहाँ पे अपना क्रिश्चियन मिशनरी फैलाइए, यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कीजिए। ये क्रिश्चियन मिशनरी चार्टर एक्ट 1830 में शुरू हो गया था। ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन जो चाय पे, सिर्फ चाय और ट्रेड चाइना पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रखा गया। इसके पीछे कारण है कि जब नेपोलियन का वॉर चल रहा था अपना ये फ्रांस से, नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू किया था। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में ये हो रहा था कि जो यूके है, यूके से जो भी यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करेगी उस पर नेपोलियन ही हमला कर देगा या उसके खिलाफ सैंक्शन कर देगा। तो बहुत से कंट्रीज यूके के साथ, जो यूरोपियन कंट्रीज है वो यूके के साथ, ब्रिटिश के साथ ट्रेड थोड़ा कम करने लगे थे। तो उस वजह से उनका जो वैल्यू था या ट्रेड या मार्केट वैल्यू तो गिरने लगा। तो इस वजह से मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहे थे वो खत्म कर दिया गया, लेकिन सिर्फ चाय और चाइना के साथ उनका मोनोपोली बना रहा। अब यहाँ पे देखिए चार्टर एक्ट 1813 में ही ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया। यहाँ पे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने 1 लाख
जो 1 लाख जो उनका जो टाइम पे था ये करेंसी, ये उतना हर मतलब एनुअली पे करने लगे ताकि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर सके, जो यहाँ पे जो बच्चे वगैरह उनको इंग्लिश एजुकेशन दे सके, सिर्फ उतना ही जितना वो उनके लेबर का या फिर वो काम करवा सके, कि कम्युनिकेशन हो सके, क्योंकि यहाँ का लैंग्वेज उनको समझने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स लिंग्विस्टिक। अब बात करते हैं ये लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स, हाँ ये भी दे दिया गया था, चार्टर 1813 में ये भी दे दिया गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये चार्टर 1833, ये बहुत ही क्रूशियल है। चार्टर 1833 में क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, मतलब जो बंगाल में जो था अब उसको पूरे इंडिया के ऊपर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का पावर दे देगा, मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, मतलब उसके ऊपर पूरे इंडिया में जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का पावर आ गया था। अब यहाँ पे ये था कि यहाँ पे थोड़ा ओपन इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे मैंने आपको नेपोलियन के बारे में बताया कि वो टाइम पे ब्लॉकेट सिस्टम कर दिया था, तो जो ब्रिटिश थे उनको और अपना इकोनॉमी बूस्ट करना, तो लेजेस फेरी, यहाँ पे ये था कि जो ट्रेड मोनोपोली था ना, ट्रेड मोनोपोली ये खत्म कर दिया, पूरा ट्रेड मोनोपोली पूरा तरह से खत्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो कमर्शियल बॉडी थी, अब कमर्शियल नहीं, क्योंकि अब उनके पास पूरा पावर था, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव बना देगा, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, मतलब अब उनके पास पूरे इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट करने का, मतलब उनके ऊपर लॉ बनाने का, उनके ऊपर जो रेवेन्यू कलेक्शन राइट था या फिर उनको एडमिनिस्ट्रेट करने का सारा राइट दे देगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो यहाँ पे अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मोस्टली अब ट्रेड वगैरह को उतना ध्यान नहीं देती, पूरा एडमिनिस्ट्रेट मतलब खुद का सरकार बनाने, खुद का गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान दे रही थी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, ये था अपना कैनिंग, विलियम बेंटिक, ये आप देख रहे हैं विलियम बेंटिक, ये राजा राम मोहन रॉय, इसी टाइम पे राजा राम मोहन रॉय भी थे जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। अब देखते हैं चार्टर 1830 में एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बंगाल का था तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया ना, तो उसके ऊपर अब एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जो पूरे इंडिया का लेजिस्लेटिव पावर था वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही रन करेगी, चाहे वो मद्रास का हो चाहे वो बॉम्बे का हो, जो भी लेजिस्लेटिव पावर है वो अब विलियम बेंटिक ही रन करेगा, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो टाइम पे। लॉस को एक्ट्स बोले लगे और वो कुछ और ज्यादा पावरफुल होने लगे, जो लैक्स जो लॉस थे पहले रेगुलेशन बोले जाते थे, रेगुलेशन, लेकिन यहां से वो चार्टर 1833 से एक्ट्स बोले जाने लगे। चलिए बात करते हैं चार्टर 1853 में, ये चार्टर एक्ट का आखिरी एक्ट है, यहाँ पे कुछ खास नहीं उतना, बट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल है उनका जो ये लेजिस्लेटिव पावर, जो लॉ बनाने का पावर था, और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे, जो अपना गवर्नमेंट फंक्शंस था, उसको सेपरेट कर दिया गया। 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेपरेट गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ इसका मतलब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उनके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेटिव बना देगा, जहाँ पे वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ डिस्कस करते थे, मतलब वो एक अलग तरह से छोटा पार्लियामेंट बना देगा, मिनी पार्लियामेंट बना देगा, जहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो भी उसके पॉलिसी या स्कीम्स आते थे उसको डिस्कस करते थे, उसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया था। यहाँ पे ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स ये कर दिया गया। अब बात करते हैं चार्टर, इट्स नॉट चार्टर एक्ट, ये 1853 का क्राउन रूल आ गया। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, कुछ जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में, जो विद्रोह हुआ था, आपने मंगल पांडे जी के बारे में सुना होगा कि जो रसायन वगैरह थे उसमें जो काव और जो पिग का जो चर्बी ऐड करते थे, तो उसकी वजह से जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, तो फिर मतलब इंडिया में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है। तो उसके बाद जो ब्रिटिश पोजीशन थी इंडिया में पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे आ गए थे, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश के कुछ अच्छे काबिल जो थे उन्होंने संभाल लिया अपने जो बुलेट्स के दम पे, या जो मिलिट्री एक्सपेंशन थे उनके, उसके दम पे उन्होंने जो रिवॉल्यूशन को काबू कर लिया। अब उन्हें डर था कि ऐसा रिवॉल्यूशन फिर कभी ना आ जाए, तो उन्होंने उसके लिए चेंजेस लाए करें, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसको प्योरली अबॉलिश करें। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से और 1773 से लेके 1858 तक 1858 तक रूल कर रहे थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया, और अब ब्रिटिश जो थे
ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब डायरेक्ट क्वीन बोल सकते, क्वीन, वो डायरेक्ट रूल करने लगी। वो डायरेक्ट मतलब वो क्वीन ऑफ इंडिया, जो क्वीन ऑफ ब्रिटेन थी, वो क्वीन ऑफ इंडिया बन गई। और उन्होंने मतलब इंडिया का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का भार ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऊपर दे दिया गया। अब यहाँ पे जो कैनिंग को वाइसरॉय बनाया गया, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था वो वाइसरॉय बोला जाने लगा। कैनिंग को फर्स्ट वाइसरॉय बनाया गया। यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया, इसको अबॉलिश कर दिया गया। और एक नया ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहते थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। स्टेट, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और इनका भी एक 15 मेंबर का काउंसिल था जो मैटर्स को डिस्कस करते थे अपने इंडिया में जो भी है उसके बारे में। तो 1858 का हो गया, जो रिवॉल्यूशन के बाद आया था। तो इसको बोला जा रहा था ये भी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला जा रहा था। अब यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला जाने लगा, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला जाने लगा यहाँ से बात, मतलब जो पूरा इंडिया जो है अब ब्रिटिश इंडिया बोले जाने लगा अंडर द क्राउन रूल। नेक्स्ट बात करते हैं काउंसिल एक्ट। 1857 में जो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा कि अब इंडिया को रूल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि अगर हम कोई भी गलत कदम उठाए ये बड़ा विद्रोह साबित हो सकता है और हमारे इंडिया में पत्ता कट हो सकता है। तो यहीं से काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया। यहाँ पे वो जो लोकल इंडियंस थे, मतलब जो इंडियंस थे और जिनका अच्छा खासा पकड़ का पहुंच जाए, जैसे नेटिव रूलर्स, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने की, हम तुम्हारे साथ मिलकर इंडिया के लॉ बनाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को फर्स्ट जो काउंसिल ऑफ 1860 इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में बुलाया गया। लेकिन वो इसलिए बुलाया गया क्योंकि उनको सिर्फ बिठा के रखते थे, मतलब मोस्टली साइड में, कि उनको सिर्फ सुनने के लिए, उनको बोलने का, मतलब अपना डिसीजन रखने का कोई ये राइट्स नहीं था। उनको सिर्फ ऐसा, मतलब ऐसा डमी, ऐसा ये उनको डमी बिठाया जाता था कि आप बैठिए, आपका रिप्रेजेंटेशन, बट वो सिर्फ बोलने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं था। इनिशिएटिव द प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस दिया गया था ना, लेजिस्लेटिव, कि जो बॉम्बे और मद्रास से जो लेजिस्लेटिव का जो पावर ले लिया गया था, कि अब जो भी लेजिस्लेटिव पावर गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया बनाई, सॉरी, यहाँ पे 1861 के काउंसिल एक्ट के बाद जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो बॉम्बे और मद्रास गवर्नमेंट भी बनाने लगे, मतलब वो अपना लॉ खुद बनाने लगे। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ था। अब काउंसिल एक्ट 1892 में जानते हैं, पावर ऑफ डिस्कशन बजट दे दिया गया, मतलब जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी, जो कुछ इंडियंस रिप्रेजेंटेशन थे, उनको भी अपना बजट डिस्कस करने का पावर दे दिया गया काउंसिल एक्ट 1892 के ऊपर। नॉमिनेशन नॉन ऑफिशियल मेंबर बाय वाइसरॉय इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में इंडियंस को भी और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी बुलाया जाने लगा। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में ये हो रहा था ना कि इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रेस फ्रॉम 16 to 60। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ फर्स्ट मेंबर लिया गया। सत्येंद्र का कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम को, जैसे जो आगा खान थे आई थिंक वो टाइम पे, जो मॉर्ली मिंटो के, मतलब जो मिंटो थे उनके साथ मिलके आई थिंक शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे इनको बोला कि हम मुस्लिम को भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो यहाँ से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में ये हो रहा था कि मुस्लिम को अगर कहीं इलेक्शन हो रहा है तो मुस्लिम को स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाए कि मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम ही वोट करें, मुस्लिम का सीट रिजर्व हो इसके लिए, और मुस्लिम को सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं और मुस्लिम को वहां पर रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए। ऐसा सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार, ये भी दिया, मतलब इनको भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, यूनिवर्सिटीज और जमींदार को भी दे दिया गया।
नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ये क्रूशियल इसलिए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोला जा रहा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब वहाँ पे जो ब्रिटिश वहाँ पे हारने लगे तो उन्होंने इंडियन को कॉपरेशन मांगा था, तो इंडियन ने बहुत कॉपरेट किया, मतलब यहाँ से बहुत सी सेना वहाँ पे गई युद्ध करने के लिए। तो उसके बारे में ब्रिटिश ने बोला कि चलिए हम आपने हमारी इतनी सहायता की तो हमको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ, क्योंकि उसके बाद भी तो प्रोटेस्ट चल ही रहा था ना, तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे और एक अच्छी तरह के एक अच्छे शासक की तरह रूल करेंगे। लेकिन ये वैसा कुछ था नहीं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बनाया गया था वो एक ऐसा है कि बोलते ना कि चलो तुमने अच्छा काम किया, तुमको थोड़ा सा एक लॉलीपॉप दे देते हैं, बस। ये इसको बोलते हैं स्टिक एंड कैरेट, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। स्टिक एंड कैरेट कि अगर तुमने थोड़ा सा अच्छा काम किया ये लो कैरेट, और अगर तुमने खराब किया तो ये एक तरह से कैरेट ही माना जा रहा था। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है उसको ये दो में डिवाइड कर दिया गया। प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन टू पार्ट। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है मतलब एक जो सेंट्रल लेवल पे था और एक प्रोविंशियल है, तो प्रोविंशियल लेवल पे भी ये दो सब्जेक्ट बना दिए, एक रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व में ये था कि कोई भी डिसीजन जो लेजिस्लेटिव अगर कोई डिसीजन लेना है तो उनको पहले सेंटर का परमिशन लेना पड़ेगा, और उसमें जो गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया है उसका अलग भूमिका रहेगा कि मैं बोलूंगा तो ही पास होगा। और ट्रांसफर लिस्ट में बोला गया कि जो ये लोकल रिप्रेजेंटेशन थे वो लोग बोलते कि हाँ हम इनमें अपने लॉ बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी क्या था, मतलब ये भी अपने एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक वाला ही था कि जैसे इरिगेशन हो गया, जो इरिगेशन है वो था अपना रिजर्व लिस्ट में, ये इरिगेशन। और एग्रीकल्चर था अपना ट्रांसफर लिस्ट में। अब देखिए एग्रीकल्चर पे लॉ बनाने का काम दे दिया लेजिस्लेटिव वालों को, जो लोकल लेजिस्लेटिव थे उनके ऊपर कि आप लोग इसके ऊपर, लेकिन बिना इरिगेशन के एग्रीकल्चर पे लॉ बन भी गया तो किस काम का। यही उनका पॉलिसी था, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन भी ये हो गया। बायकैमरलिज्म में ये होता है कि अपना अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वही राज्यसभा और लोकसभा, लोअर हाउस बनाया गया। और डायरेक्ट इलेक्शन का भी सिस्टम दे दिया गया यहाँ पे 1919 के, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 यहाँ पे फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन आया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू सिख, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 1919 में दिया गया था, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को दिया गया था 1919 में, वही वाला बढ़ा के सिख को दे दिया गया, क्रिश्चियन को दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया और यूरोपियंस को भी दे दिया गया। अब न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर भी लंदन में एस्टेब्लिश किया। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर लंदन में लिए, इनका पावर जो था ना, जो अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके साथ इनका पावर मिलजुल के करने लगा। मतलब जो हाई कमिश्नर इन लंदन थे उनका मोस्ट ऑफ जो डिसीजन था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ लिया जाने लगा। हाँ, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी एस्टेब्लिश कर दिया गया टाइम पे। अब बात करते हैं साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन के पीछे थोड़ा एक कहानी समझिए कि जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या चेंजेस लाना है, इसने अच्छा काम किया या नहीं किया, इसको जांचने के लिए साइमन कमीशन लाया गया। साइमन कमीशन बेसिकली 7 मेंबर बॉडी था, 7 मेंबर्स बॉडी था, 7 मेंबर बॉडी था। लेकिन इसमें एक भी इंडियन नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया उसको रिव्यू करने के लिए वो कैसा काम कर रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग थे, सिर्फ ब्रिटिश। और जब इंडिया को रिव्यू करना है तो एटलीस्ट एक तो इंडियन होना चाहिए ना, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। सातों के सातों मेंबर ये गोरे ही थे, ब्रिटिश थे। इसीलिए साइमन गो बैक का नारा लगाया गया कि जब आपके इसमें इंडियन है ही नहीं तो आप क्या रिव्यू करेंगे, आपका तो जो भी निर्णय या रिपोर्ट रहेगा और रिकमेंडेशन वो तो एक तरफा रहेगा। तो इसीलिए साइमन कमीशन बुलाया गया। अब साइमन कमीशन रिकमेंडेशन देखते हैं। इसमें दायरकी को ये अबॉलिश करने की जरूरत। ये यहाँ दायरकी क्या था, ये था दायरकी प्रोविंशियल सब्जेक्ट को जो 2 पार्ट्स में किया गया था ना कि ट्रांसफर और ये रिजर्व, तो उसको हटाया गया प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन उसको सेंट्रल लेवल में बोला कि जो इसको प्रोविंशियल से हटा के सेंट्रल पे ला दो। एक्सटेंशन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस लेवल पे इसको बोला कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिठाया गया प्रोविंसेस पे। एस्टैब्लिशमेंट फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रिंसली स्टेट,
और इसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है कि जो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन था उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाया गया। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं, जिसमें से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया गया। अब ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इनका जो निर्णय आता है व्हाइट पेपर में आता है, एक व्हाइट पेपर। अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो व्हाइट पेपर है इसी की बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 उसी व्हाइट पेपर के बेसिस पे लाया गया। अब यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिश किया गया और इसमें अलग अलग जो अपने सेंट्रल लेवल पे था तो उसमें अलग अलग लिस्ट लाया गया, फेडरल लिस्ट, जिसमें मतलब जो भी सेंटर था उसका मतलब कौन कौन से लिस्ट पे सेंटर लॉ बना सकता है वो अपना फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 लिस्ट है। प्रोविंशियल लिस्ट 54 लिस्ट है, मतलब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी अलग अलग, जब बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया और भी अलग अलग पे हो गया, तो उनको जो प्रोविंशियल लिस्ट था कि 54 ऐसे लॉ है जिसके ऊपर प्रोविंसेस अपना लॉ खुद ही बना सकती। कॉन्करेंट लिस्ट वही था जिसके ऊपर सेंट्रल और अपना प्रोविंसेस दोनों लॉ बना सकती थी। अबॉलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस इन सेंट्रल, वही जो मैंने आपको बोला कि प्रोविंस से हटा के सेंट्रल में डायरकी सिस्टम लाया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और ये जो भी प्रोविंसेस थे बॉम्बे, मद्रास या कन्नूर वगैरह जो भी प्रोविंसेस थे उनको ऑटोनॉमी देखिए, आप अपना लॉ वगैरह देखिए, आप अपना लोकल जो अफेयर्स होते हैं, लोकल अफेयर होते हैं, आप उनके ऊपर खुद ही ये डिसीजन लीजिए, खुद ही उसके ऊपर लॉ बनाए, उनको ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, प्रिंसली स्टेट्स, बाइकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, मतलब जितने भी जो ब्रिटिश के प्रोविंसेस 11 में से 6 में बाइकैमरलिज्म, मतलब वही अपर हाउस और लोअर हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू डिप्रेस्ड क्लास एंड वुमेन्स एंड लेबर, हाँ जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जो हमने बात किया था यहाँ पे, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था जो सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस को दिया गया था, वही बात इनको भी दिया, मतलब डिप्रेस क्लास को भी। और डिप्रेस क्लास के ऊपर देखते हैं कि जब ये रामन मैग्सेसन है, रामन मैग्सेसन ने 1932 में जो डिप्रेस क्लास को भी ये कम्युनल ये रिप्रेजेंटेशन देने के बाद, तो महात्मा गांधी ने उस समय पे फास्ट रख लिया था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तुम रख नहीं सकते, फास्ट टू डेथ ये डेथ ये रख लिया गया था। तो वही फिर मतलब फिर उसके बाद पूना पैक्ट साइन हुआ कि जब महात्मा गांधी ने बोला कि उन्होंने अनशन कर लिया कि ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पास होगा वो मेरे मरने के बाद ही पास होगा, तो फिर उसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को हटा दिया गया था। लेकिन 1935 के इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को मिला दिया गया। अब यहीं पे फेडरल कोर्ट भी बनता है 1937 में, जो अभी अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, यही फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो अभी है, यही फेडरल कोर्ट 1937 में था। ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लाने में भी बहुत सी चीजें कि जब अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ऐसा था ना, जवाहरलाल नेहरू ने इनको बोला था एक कार विदाउट ब्रेक्स, कार हैव ऑल द ब्रेक्स बट नो इंजन, मतलब कार मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इन्होंने बनाया, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रेक, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने लॉ एंड नियम है कि गवर्नमेंट अच्छे से चला ही नहीं सकते। वहां पे जो मैंने बताया था ये जो फेडरल लिस्ट में है, प्रोविंशियल लिस्ट में, यहाँ पे गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया का अथॉरिटी चाहिए ही चाहिए। जब सब कुछ मतलब एट द फाइनल जो डिसीजन रहता था ना, वो गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया का है। तो वही जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आपने तो सिर्फ जो कार भी हमें दिया है लॉ बनाने के लिए, उसमें तो सिर्फ ब्रेक्स ही ब्रेक्स, मतलब सारा जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया कर ही रहा है, तो हमें क्या ऑटोनॉमी दिया हुआ है आपने। तो यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कार विथ all brakes and no engine बोला। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। ये पास होने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ था कि जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो लिनलिथ गो ने, जो उस समय इंडियन गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया था, उन्होंने बोल दिया कि इंडिया ब्रिटिश के साथ है वर्ल्ड वॉर 2 में।
और वही बहुत से इंडियंस को पसंद आया, तो जो लोकल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेशन थे उन्होंने सारा अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि आपने बिना हमसे कंसेंट लिए हमारा ये साथ कैसे ले लिया, ये वहां पे बोल के। तो ये लोकल लेवल सब लोगों ने ये रिजाइन कर दिया। अब जो ब्रिटिश थे वो इंडियन के सामने बोल रहे कि आप लोग हमारा साथ दो, हम इसके बाद आपको बहुत बहुत से ऑफर देंगे। तो उन्होंने लाया क्रिप्स प्रपोजल। पहले तो अपना ये ऑगस्ट ऑफर आया कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस वगैरह देंगे। अगस्त ऑफर आया, ऑगस्ट ऑफर यहीं पे लिलिथ को बोलते हैं कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, आपको जो और रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देंगे, ये हाँ डोमिनेंट स्टेटस रिप्रेजेंटेशन जो भी लॉ वगैरह बना रहेगा वो आपका ही बना रहेगा, ये सब बोला। अब इसको भी मना कर दिया। नेक्स्ट आया क्रिप्स प्रपोजल। अब यहाँ पे वो वही बात करने लगा कि आप हमारा युद्ध में साथ दो, हम आपको सब कुछ देंगे, डोमिनेंट स्टेटस भी देंगे, डोमिनियन स्टेटस। अब जो अपने इंडिया से जो लीडर्स हो रहे थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह, ये सब बोलने लगे कि डोमिनियन स्टेटस का मांग तो हमने 1929 में ही खत्म कर दिया था, जब हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी। जब हमने पूर्ण स्वराज की बात की तभी हमने डोमिनियन स्टेटस का ये खत्म किया। अभी हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, अभी हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस अभी हमें चाहिए। तो अब इसके रिगार्डिंग में जो क्रिप्स प्रपोजल था, इसके अगेंस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया महात्मा गांधी जी ने, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसमें और बेसिक जो कि हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने का क्या हुआ, उसका क्या फायदा या क्या नुकसान हुआ, वो कितना तक ये सफल हुआ, तो वो सब हम हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू कर रहे हैं। तो अब क्रिप्स प्रपोजल आया, क्रिप्स प्रपोजल से बात नहीं बना। उसके बाद आया वेवल प्लान आया, ये भी वही चीज डिस्कस कर रहा है। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आता है। अब कैबिनेट मिशन प्लान में भी वही था कि हम आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं। कैबिनेट मिशन प्लान से यहां से शुरू कि हम आपको फुल इंडिपेंडेंस दे रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंस देने में भी बोल रहे थे कि मुस्लिम और जो भी कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस, दोनों आके नियम बना। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग गड़बड़ करने लगे। मुस्लिम लीग अब अपना डिमांड करने कि हमें पाकिस्तान चाहिए, डिमांड फॉर पाकिस्तान, क्या हमें नया पाकिस्तान चाहिए, हम इंडिया से सेपरेशन चाहते हैं। अब बहुत से मीटिंग कैबिनेट मिशन में भी रखने लगे कि यहाँ पे ये मीटिंग करना है, किस तरह से पावर ट्रांसफर किया जाएगा ब्रिटिश से। लेकिन मुस्लिम लीग ने सारे जो ये कमीशन थे या सारे मीटिंग से उसको बॉयकॉट करने लगे। तो एक तरह से कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन शुरू हो गया। डायरेक्ट एक्शन ये अगस्त में शुरू हो गया था, 1946 से डायरेक्ट एक्शन शुरू हो गया। मतलब वही मारकाट शुरू होने लगा, मारकाट वहां पे शुरू होने लगा। डायरेक्ट एक्शन यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं आपको यहाँ पे ले देता हूँ डायरेक्ट एक्शन में। डायरेक्ट एक्शन ये शायद से 14 या 16 अगस्त को, शायद से 16 अगस्त या फिर शायद से 14 अगस्त है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन यहाँ से मारकाट से। अब इनके पास कोई उपाय बचा नहीं कि अब इनको, क्योंकि इन्होंने टारगेट दिया कि 1948 तक हम आपको आजादी दे देंगे। लेकिन जो डायरेक्ट एक्शन डे था, आप देख रहे कि डायरेक्ट एक्शन इतना प्रोटेस्ट हो, इतना मारकाट होने लगा कि इनको 1947 अगस्त में ही इंडिपेंडेंस देना पड़ा। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अगस्त ये है। अब यहां से शुरू होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया। हाँ,
अब यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रक्रिया शुरू होता है कि अब यहाँ पे अलग अलग ये बनाए गए, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट बनाने लगे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने लगे। अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ धीरे धीरे, और गवर्नमेंट और यहाँ पे ये माउंटबेटन को पावर दे दिया गया कि आप इंडिया में जो भी डिसीजन लोगे उसका हम सम्मान करें। तो माउंटबेटन प्लान लाया जिससे इंडिया और पाकिस्तान अलग किया गया। अब देखिए 1940 जो 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी का ऑलमोस्ट 70% जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अभी है 1935 इंडिया एक्ट से उठाया गया। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको और कहां से लिया गया है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली रैंसैक्ड है, मतलब बोरोड है। हमने ब्रिटिश से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, यूएसए से लिया है, जापान से लिया है, फ्रांस से लिया और भी बहुत से कंट्रीज से लिया है। हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे मिलके बनाया है। तो देखते हैं ये नेक्स्ट ये इसमें देखेंगे कि अपना